खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 24 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मुताला करने वाले हैं मसनवी सहरुल बयान के एक हिस्से चांदनी रात का मंजर का। मीर हसन की लिखी हुई मसनवी है, बहुत खूबसूरत मसनवी है और बहुत मशहूर और बहुत मकबूल हुई थी। अपने वक्त के अंदर ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली असनाफ में शामिल है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नज़मों में ये शामिल है। तो हम मसनवी का जो हिस्सा हमारे सबक में दिया गया है, चांदनी रात का मंजर, इसका मुताला करेंगे। और इससे पहले हम मीर हसन के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, मीर हसन की ज़िंदगानी के हवाले से और मीर हसन की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हम हासिल करेंगे। और उसके बाद हम इस मसनवी का जो हिस्सा हमारे यहाँ पर दिया गया है, इसका पस मंज़र पर देखेंगे और उसके बाद हम इसका मुताला करेंगे। मीर हसन, मीर गुलाम हसन इनका नाम था और हसन इनका तखल्लुस था। और मीर हसन के नाम से ये अदबी हल्के के अंदर जाने जाते हैं, मशहूर हैं। 1736 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में अपने वालिद मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक के साथ फैज़ाबाद आए और कुछ अरसे बाद लखनऊ चले आए और बाकी तमाम उम्र आपकी यहीं बसर हुई। शायरी मीर हसन को विरासत में मिली थी। आपके दादा, आपके वालिद, आपके परदादा, ये सब शेर व शायरी से जुड़े हुए थे, अदब से जुड़े हुए थे। तो शायरी आपको विरासत से मिली। और उसके बाद जब आप लखनऊ आ गए तो आपके शायराना जज्बे के अंदर और चमक आई और बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लखनऊ की फिजा शायराना फिजा थी। शायरों को यहाँ पर खूब अजमत की जाती थी, इज्जत की जाती थी शायरों की। खूब शायर यहाँ पर पले बढ़े थे और मशहूर शायर हुए थे। तो लखनऊ की फिजा में आने की वजह से, लखनऊ के माहौल के आने की वजह से आपको शायरी का शौक हुआ और बचपन से ही आप शेर कहने लगे। उनके वालिद मीर ज़ाहिक भी एक बुलंद पाया शायर थे। इब्तदा में मीर हसन ने उन्हीं को अपना कलाम दिखाया। बाद में मीर दर्द से इस्लाह लेने लगे। कलाम दिखाने का मतलब होता है उस्ताद बनाना। शायर किसी न किसी आलिम को, किसी न किसी दूसरे शायर को अपना उस्ताद बनाता है। तो यहाँ पर मीर हसन ने अपने वालिद को ही पहले अपना उस्ताद कबूल किया और अपना कलाम इस्लाह के लिए अपने वालिद को ही दिखाने लगे। और बाद में आपने अपना कलाम मीर दर्द को भी दिखाया, जो अपने वक्त के बड़े मशहूर शायर थे। लखनऊ पहुंचने के बाद मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के शागिर्द हुए, लेकिन बाद में मीर सौदा और दर्द के रंग रंग के शेर कहने लगे। जिस अंदाज के मीर के शेर थे, जिस अंदाज के दर्द के शेर थे, सौदा के शेर थे, वही अंदाज आपकी शायरी के अंदर भी नजर आने लगा। मीर हसन ने गज़लें भी कहीं, कसीदे और मरसिए भी लिखे हैं, लेकिन उनकी शोहरत की असल वजह उनकी मसनवियाँ हैं। मसनवियों की वजह से ही जाने जाते हैं, मसनवियों की वजह से ये मशहूर हैं। और मसनवियों में भी सहरुल बयान आपकी सबसे मशहूर और मारूफ मसनवी है। इस मसनवी के बारे में कहा जाता है कि सहरुल बयान इतनी खूबसूरत मसनवी है, इतनी अच्छी और इतनी फनकारी से लिखी हुई मसनवी है कि मीर हसन अगर कुछ और ना भी लिखते तो उनकी शोहरत के अंदर कोई कमी नहीं आती। सिर्फ एक सहरुल बयान लिखते और कोई अपना कलाम नहीं लिखते, कोई शेर नहीं लिखते, दूसरी मसनवी लिखते, तो उनकी इज्जत में, उनकी शोहरत में कोई कमी ना आने वाली थी। तो इतनी शोहरत उनको अपनी मसनवी सहरुल बयान से मिली। उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी, लेकिन मसनवी सहरुल बयान को जो मकबूलियत हासिल हुई वो किसी और मसनवी को ना मिल सकी। मसनवी एक नज्म ही होती है, तवील नज्म होती है, लेकिन मसनवी के अंदर हर दूसरे शेर के अंदर काफिया बदल जाता है। मसनवी बनी है असना से, जिसके माने होते हैं दो दो किए हुए। इसके दो दो मिसरों से मिलकर एक शेर मुकम्मल होता है और हर शेर के बाद अगले शेर के अंदर रदीफ और काफिया बदल जाता है। हर शेर के अंदर आपको नया काफिया मिलेगा, नया रदीफ मिलेगा। गजल की तरह ही इसके पहले शेर को भी मतला कहा जाता है। तो बड़ी खूबसूरती के साथ लिखी जाती है। बड़ा वाकया, बड़ा किस्सा मसनवी के जरिए बयान किया जाता है। तवील होती है ये और रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं है। जितने चाहे उतने रदीफ शायर यहाँ पर इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर आसानी से शायर अपना किस्सा बयान कर सकता है, अपनी कहानी जो उसके जहन के अंदर है वो बयान कर सकता है। और मसनवियाँ बहुत मकबूल भी होती हैं, बहुत मशहूर भी होती हैं, बहुत ज़्यादा मसनवियाँ पढ़ी जाती हैं। तो अवाम में मसनवियाँ बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। आमतौर पर सहरुल बयान को उर्दू की बेहतरीन मसनवी तस्लीम किया जाता है। इस मसनवी में शहजादी बद्र मुनीर और शहजादे बेनज़ीर की दास्तान मोहब्बत बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान की गई है। शहजादी बद्र मुनीर और शहजादे बेनज़ीर, इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान इस मसनवी के अंदर कैद है।
जो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान की गई है। इस मसनवी में सादा और सलीस जुबान में ज़ोर बयान और शायराना फनकारी का जौहर दिखाए गए हैं। बहुत खूबसूरत मसनवी है, सफाई के साथ, सच्चाई के साथ, आसानी के साथ ये मसनवी कही गई है। तो मुसलसल होती है, मुसलसल नज़्म होती है मसनवी, एक एक किस्सा पूरी मसनवी के अंदर बयान किया जाता है और बहुत तवील होती है, बहुत बड़े अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश किया जाता है। बयान में वो रवानी और तसलसल है कि शुरू से आखिर तक कहीं भी दिलचस्पी कम नहीं होती। मसनवी की खास बात यह होनी चाहिए कि कारी की तवज्जो उसमें बनी रहे, कारी की दिलचस्पी मसनवी के अंदर बनी रहे। तो यहाँ पर इस मसनवी की खास बात है कि अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करते हैं उसको, तो फिर आपका रुकने का मन नहीं करता, मन करता है कि पूरी मसनवी मैं आज ही पढ़ डालूं, पूरी नज्म आज ही पढ़ डालूं। वाकया निगारी और मंजरकशी इतनी उम्दा है कि पढ़ने वाला इसमें खो जाता है। किरदार निगारी और जज्बात निगारी में भी ये मसनवी बेमिसाल है। इसके अलावा इस मसनवी में अपने ज़माने की तहजीब और मुआशरत की झलकियाँ भी नजर आती हैं। तो किस्सा और कहानी तो है इसके अंदर, शहजादे बेनज़ीर और बद्र मुनीर जो शहजादी है, इसका किस्सा इसके ऊपर मौजूद है। फ़कुल फित्री अनासिर मौजूद हैं, जिन्नात और परियां मौजूद है, बहुत खूबसूरत कहानी है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के साथ ही इस कहानी को लखनऊ की आम जिंदगी से जोड़ा गया है। अवाम के मसलों को यहाँ पर दिखाया गया है, उनके रोज़मर्रा के कामों को इस मसनवी के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अवाम के रहन सहन के तरीक़ों, रस्म व रिवाज, आदत व इतवार, मुख्तलिफ खानों, पोशाकों और जेवरात वगैरह का बयान इस फनकाराना अंदाज में किया गया है कि सारा नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। चीज़ें हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। तो ये शायर की सलाहियत होती है कि वो इस तरह से लिखता है कि हमें पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें नज़र आने लगती हैं, यानी उनका नक्शा इस तरह से खींचा जाता है कि वो हमें सामने नज़र आने लगती हैं। इसे ही बेहतरीन मंजरकशी कहते हैं। तो मंजरकशी में मीर हसन को महारत थी और बहुत खूबसूरत मंजरकशी आपने इस नज़्म के अंदर की है। नज़ारे बयान किए हैं और वो नज़ारे इतने दिलचस्पी से बयान किए हैं कि हमें वो सामने नज़र आते हैं। निसाब में शामिल अशार इसी मसनवी से लिए गए हैं। इस हिस्से में चांदनी रात के मंजरकशी की गई है। अब जब हम हमारे लिए मुताले के लिए शायर लेकर आए हैं कुछ शेर, इन अशार का हम मुताला करेंगे। मसनवी के एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, और यहाँ पर हम मसनवी के फ़न से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे, मसनवी का फ़न जानेंगे, शायर की सलाहियत जानेंगे। मंजरकशी की हम बात कर रहे थे कि मंजरकशी इस तरह से करते हैं, नज़ारों को बयान इस तरह से करते हैं कि वो मंजर हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है, हमारी आंखों के सामने वो नमदार हो जाता है। इसी तरह का मंजर आपने इस हिस्से के अंदर भी हमारे सामने लेकर आए हैं। चांदनी रात का यहाँ पर बयान किया है। कहानी में आपको एक बार बता दूं मोटे तौर पर कि एक बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है, किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं है, हर चीज़ उसके हुकूमत के अंदर मौजूद है, सभी खुशहाल रहते हैं। लेकिन उस बादशाह को एक गम लगा हुआ है। वो गम ये है कि उस बादशाह के कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा उसके नहीं है जो उसके बाद उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत संभाल सके। बहुत बड़ा गम है, बादशाह इस गम में मुब्तला रहता है, परेशान रहता है। एक बार बादशाह इरादा करता है कि अब मुझे ये सल्तनत, ये हुकूमत छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद कोई भी इसको देखने वाला नहीं है, मेरी उम्र हो रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मर जाऊंगा, तब इसको कौन संभालेगा। तो अपने सारे वज़रा को, अपने जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं हुकूमत के, उनको जमा करता है। जमा करने के बाद उनको सबको कहता है कि मेरा वक्त हो सकता है करीब आ जाए, तो मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर मैं हुकूमत करूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, ऐसा मेरा मन करता है, और तुम जिसको चाहो यहाँ पर अपना बादशाह इंतखाब कर लो, मुंतखब कर लो, और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वुज़रा उसको समझाते हैं और तसल्ली देते हैं, और तसल्ली देने के बाद जो उस हुकूमत के आलिम थे, पुजारी थे, ब्राह्मण वगैरह थे, जो मतलब गैब बताने वाले होते हैं, तांत्रिक वगैरह, उनको वहाँ बुलाया जाता है और उनसे सवाल किया जाता है क्या बादशाह के कोई औलाद होगी या नहीं होगी। तो वो अपनी किताबें निकालते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तारों का वहाँ पर इल्म लगाते हैं, और उसके बाद सभी राजा को खुशखबरी देते हैं, बादशाह को खुशखबरी देते हैं कि अब से कुछ वक्त बाद आपको एक चांद जैसा बेटा पैदा होगा, एक खूबसूरत राजकुमार आपको मिलने वाला है, खूबसूरत लड़का आपको होने वाला है। तो आप अपनी सल्तनत छोड़ने का इरादा, दिल से मायूसी निकाल दो, ये गमगीन जो आप अपना चेहरा बना रखे हैं इसको ख़त्म कर दो, खुशियाँ मनाओ, अब आपकी एक औलाद आने वाली है। लेकिन वो औलाद आपकी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत नाज नखरे वाली होगी, तो उसको आपको बहुत एहतियात, बहुत इत्मीनान के साथ उसको आपको रखना है। 12 साल की उम्र तक आपको उसको
बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, कभी छत पर लेकर नहीं जाना है, किसी अनजान शख्स के सामने नहीं लेकर जाना है, बाग वगैरह में उसको नहीं लेकर जाना है। 12 साल की उम्र तक आप उसको छुपा के रखोगे और 12 साल बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जिए, उसको ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर 12 साल से पहले आप ले आए, तो हो सकता है जिन्नात और परियाँ उसके ऊपर आशिक हो जाएँ, उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर फ़िदा हो जाएँ और उससे मोहब्बत करने लगें, उसको ले जाएँ। तो ताकीद करते हैं, समझाते हैं कि इस तरह से आपको उसे रखना है। वक़्त गुज़रता है, 9 माह बाद उनके यहाँ पर एक औलाद पैदा होती है बादशाह के यहाँ पर। बहुत खूबसूरत बड़ लड़का पैदा होता है, लड़के का नाम बेनज़ीर रखा जाता है। ये अ, उस सल्तनत का वारिस बनता है। बादशाह के बाद ये हुकूमत सँभालने वाला होता है और बड़ी खुशखबरी से, बड़ी खुशकिस्मती से उसकी पैदाइश के बाद उसकी परवरिश की जाती है। पैदाइश के बाद बादशाह खूब इनाम व इकराम लोगों को बाँटता है। बहुत अच्छे से उसका वक़्त गुज़ारा होता है। तो इस तरह से वक़्त गुज़रता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी उम्र 12 साल के करीब हो जाती है, 12 साल होती है। तो 12 साल आज हुई है, आज रात को उसके 12 साल मुकम्मल होने वाले होते हैं, लेकिन बादशाह उसको आज शाम को ही घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकालता है, कहाँ पर? बादशाह ने अपने महल से दूर एक बाग बनाया है, बड़ा खूबसूरत बाग बनाया है। महल भी है और बाग भी है। उस बाग में उस बच्चे को, अपने वली अहद को लेकर जाता है और वहाँ उसको घूमने के लिए छोड़ देता है। लड़का वहाँ पर घूमता है, तफरीह करता है, मज़े लेता है और मौसम भी बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छा मौसम है। तो वो लड़का कहता है, शहज़ादा बेनज़ीर, कि मुझे छत है वहाँ पर, कि मुझे छत पर जाना है, मुझे आराम करना है, मुझे दिलकश नज़ारे देखने में मज़ा आ रहा है, मैं इसको छत से इस नज़ारे को देखना चाहता हूँ। बादशाह मना कर देते हैं, लेकिन वो लड़का ज़िद करता है। जो उसके अहलकार हैं, जो साथ वाले थे, जो निगहबान, पासबान बने हुए थे उस बच्चे के, वो बार-बार जाकर राजा से कहते हैं, बादशाह से कहते हैं कि वो बच्चा रो रहा है, ऊपर जाने की ज़िद कर रहा है, तो क्या किया जाए? तो बादशाह कहते हैं कि ठीक है, उसे ऊपर ले जाओ, लेकिन उसका पहरेदारी के लिए तुम लोग कोई ना कोई वहाँ हमेशा रहना, जब तक वो छत पर रहे। तो पहरा देते रहना, सभी साथ रहना और उसको छत के ऊपर ले जाओ। बादशाह ये हुक्म देता है और उसके बाद राजकुमार, वो शहज़ादा छत के ऊपर चला जाता है। छत पे तख्त लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत बाग नज़र आ रहे हैं, फूल पौधे खूबसूरत लगे हुए हैं, खुशबू वाली हवाएं चल रही हैं वहाँ पर। तो मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ छत पर जाकर वो बच्चा सो जाता है, आराम करता है। शहज़ादा जो बन गया है अब, 12 साल उसकी उम्र हो गई है, जो आज रात को 12 साल उसकी मुकम्मल होने वाली है, शाम का वक़्त हो गया है। बच्चा को जैसे ही छत पे जाता है शहज़ादा, उसकी आँख लग जाती है, नींद आ जाती है उसकी, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, खूबसूरत फ़िज़ा है, मुअत्तर हवाएँ चल रही हैं। वो उस हवाओं से, खुशबू से, मुअत्तर खुशबू से वो गैश में आके सो जाता है। आस-पास पहरा दे रहे हैं। कुछ ऐसा वाक़या गुज़रता है कि धीरे-धीरे उसके जो दरबान हैं, जो निगहबान आस-पास खड़े हुए थे, पहरेदार जो खड़े हुए थे, उनको भी नींद का ग़लबा होता है और वो भी एक-एक करके सब सो जाते हैं। अब कोई भी जगा हुआ नहीं है और शहज़ादा सो रहा है। अचानक उस जगह से परियों का एक काफ़िला गुज़रता है आसमान से। परियों का एक काफ़िला गुज़रता है, जो उनकी परियों की वहाँ पर मलिका थी, माह रुख उसका नाम था। वो देखती है, बड़ी खूबसूरत रहती है, हसीन व जमील रहती है। वो नीचे देखती है कि एक शहज़ादा पलंग के ऊपर सो रहा है। बड़ा हसीन व जमील शहज़ादा है, बड़ा खूबसूरत शहज़ादा है। उसका दिल, परी का दिल उस शहज़ादे के ऊपर आ जाता है। वो उस शहज़ादे को पलंग सहित उठाकर अपने परिस्तान ले जाती है और वहाँ पर अपने खूबसूरत बाग के अंदर रख देती है। वो बाग भी उसका बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा बाग उसका वहाँ मौजूद है। यहाँ पर हाहाकार मच जाता है। बादशाह की इकलौती औलाद, बड़ी मिन्नतों, बड़े आरज़ुओं के बाद जो औलाद पैदा हुई थी, वो औलाद गायब हो चुकी है, कहीं नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं है कहाँ है। पहरेदारों की आँख खुली तो पलंग भी नहीं है और शहज़ादा भी नहीं है। पूरे सल्तनत में ढूँढा गया, पूरी हुकूमत में ढूँढा गया, लेकिन राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। सभी को खबर कर दी गई, भई राजकुमार खो गए हैं, जो भी ढूँढ कर लाएगा उनको बड़ा इनाम पाएगा, लेकिन कहीं भी दूर-दूर तक देख लिया, राजकुमार का कोई पता नहीं चला। यहाँ पर बादशाह फिर परेशान रहने लगा। उसकी मलिका थी, वो भी परेशान रहने लगी, रोते थे, पीटते थे, लेकिन किसी पर उनको चैन नहीं आता था। फिर वज़ीर वग़ैरह आए, वो ज्योतिषी वग़ैरह आए, उन्होंने समझाया कि भई ये तो होना ही था। आप उदास ना हो, परेशान ना हो। बुरा वक़्त है आपके बच्चे के ऊपर, बुरी घड़ी आई है, मुश्किल घड़ी आई है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये मुश्किल वक़्त नहीं रहेगा, एक दिन अच्छा वक़्त भी आएगा और आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से इनको दिलासा देते हैं और उधर परिस्तान के अंदर वो परी, माह रुख परी, उस शहज़ादे को उठाकर अपने परिस्तान में लेकर आ गई है। अपना एक बाग उसने बना रखा था, बड़ा खूबसूरत बाग बना रखा था।
उस बाग के अंदर उसने उस राजा के बेटे को रखा, शहजादे को वहां पर रखा। खूब खिदमत करती, उससे तरह तरह की बातें करती, उसको बताया कि मैं परी हूँ और मुझे तुमसे इश्क हो गया है और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, यहीं रहो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, हर तरह की नेमतें, हर तरह की चीजें इस बाग के अंदर मौजूद हैं, हर तरह जो तुम चाहोगे वो तुम्हें यहाँ मिलेगा, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना, खुश रहना है यहाँ पर और आराम से यहाँ पर गुजर कहो। शहजादा पहले तो डरा, लेकिन अब पता चल गया कि परिस्तान में है और यहाँ से अपने मुल्क नहीं जा सकता बगैर इस परी की इजाजत के, और बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ परिस्तान मौजूद है, कहाँ मुझे लेकर आई है। तो ऐसे ही मुंह बना के वो परी के सामने हंसने लग जाता है, खुशी खुशी परी के साथ रहने लग जाता है। वक्त गुजरता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। परी इस शहजादे को अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ लाई थी, वालिद से छुपा कर लाई थी, और इस बाग में भी उसने छिपा के रख रखा था। परी के वालिद को पता नहीं था कि किसी इंसान को ये मेरी बेटी यहाँ पर परिस्तान में लेकर आ गई है। तो अब शाम को रोज परी को अपने घर जाना होता था, अपने वालिद के पास जाना होता था। तो परी ने उसके लिए एक घोड़ा दिया, मसनवी घोड़ा दिया, उड़ने वाला घोड़ा जो कहीं भी जा सकता था। तो उसने कहा कि शाम के वक्त मुझे अपने घर जाना होता है, अपने वालिदैन से मिलना होता है, कुछ वक्त मैं वहां गुजारती हूँ, सुबह फिर आ जाती हूँ। तो इस वक्त तुम अकेले रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, तो ये घोड़ा मसनवी घोड़ा है, उड़ने वाला घोड़ा है, इसके ऊपर बैठो और दुनिया भर की सैर करो, जहां चाहो वहां जाओ, और अगले दिन सुबह होने से पहले वापस यहां पर आ जाओ, और कहीं दिल मत लगाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देती उसे और बोली कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तेरे साथ रहूंगी, बस तुम मर्जी, जो दिल बहलाने के लिए तुझे घोड़ा दे रही हूं कि तू जा और अपना दिल बहलाकर वापस आ जाए कर। तो वो राजकुमार रोज रात को जाता, शाम के वक्त निकलता और शहर को वापस आ जाता। वक्त निकलता गया, कई साल बीत गए। एक बार वो राजकुमार, वो बादशाह का बेटा जो था शहजादा, वो अपने घोड़े के ऊपर, उड़ने वाले घोड़े के ऊपर जा रहा था, कहीं सवारी के साथ अपनी चल रहा था कि उसे नीचे एक खूबसूरत महल दिखा। महल के अंदर हंसने की आवाजें आई उसे, कुछ लड़कियों की हंसने की आवाजें आई। वो नीचे अपना घोड़ा उतारा उसने और देखा तो एक खूबसूरत शहजादी अपनी कनीजों के साथ बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी, अपने गुलामों के साथ बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी। उन्होंने उनको देखा, राजकुमार को देखा, और उस शहजादे ने उस लड़की को, शहजादी को देखा। दोनों में मोहब्बत हो गई। वो शहजादी बद्र मुनीर थी। शहजादी बद्र मुनीर का शहजादे बेनज़ीर से इश्क हो गया। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उसने वहां पर घोड़ा उतारा और फिर रोज वहां से उनसे मिलने आता। रोज बातें हुआ करती उनकी, रोज इश्क, हुस्न इश्क की बातें होती उस महल के अंदर, उस बाग के अंदर। और उसके बाद जैसे ही सुबह होने का वक्त होता, वो वहां से वापस अपने परिस्तान चला जाता, परी के पास चला जाता। बहुत सच्चा इश्क हो गया उनके, बहुत हमदर्दी हो गई, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने की बातें करते थे, एक दूसरे के इश्क में दोनों डूब गए थे। बद्र मुनीर और शहजादी दोनों एक दूसरे को चाहते थे, बड़े दिल से चाहते थे। शहजादा दोनों एक दूसरे को चाहते थे। शहजादे का नाम आपको याद रखना है बेनज़ीर, और जो शहजादी थी, जो राजकुमारी थी, उसका नाम बद्र मुनीर। एक वक्त ऐसा आया कि किसी जिन्न ने, जो उस रास्ते से गुजर रहा था, शहजादे की देख लिया बद्र मुनीर के साथ, उस शहजादी के साथ, और जाके उस परी को सारी हकीकत बता दी कि ये जिसको तूने आज़ादी दे रखी है, उड़ने वाला घोड़ा दे रखा है, जहां चाहे वहां जाने की छूट दे रखी है, ये तो तेरे पीछे से जाता है और एक शहजादी से इश्क लड़ाता है, ये किसी और के इश्क में डूब गया है, अब ये तेरा नहीं रहा है। वो जिन्न जाके परी को बताता है। परी फौरन जिन्नातों को हुक्म देती है, देवों को हुक्म देती है कि जाओ और उसको उठाकर लेकर आओ। वो जाते हैं और उसको वहां से उठाकर ले आते हैं। और फिर सच्चाई जब उसको पता चलती है तो और गुस्सा करती है परी, और माहे रुख जो परी होती है बहुत गुस्सा करती है और कहती है अपने जिन्नातों से, अपने देव से, कि इसको ले जाओ और किसी सहरा के अंदर, रेगिस्तान में, कुएं में बंद कर दो। और वो उसे वहां से ले जाते हैं, एक कुएं में बंद कर देते हैं, ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, और पत्थर के भी चारों तरफ पहरेदार, वही जिन्नात या देव, वहां लगा देते हैं। यहां पर अब कई दिन हो जाते हैं, वो तो कैद हो गया शहजादा बेनज़ीर। तो यहाँ पर बद्र मुनीर जो रोज उससे मिलने के लिए आमादा थी, रोज उससे मिलती थी, अब कई दिन हो गए शहजादा उससे मिलने नहीं आ रहा। तो इसका दिल बेचैन हो जाता है, दिल तड़पता है। ये अपना खाना पीना छोड़ देती है, खुशी छोड़ देती है, अपनी रहना सहना छोड़ देती है, तैयार होना, अपने वालिदैन के सामने थोड़ी ऐसी रहती है, उदासी उदासी सी, परेशान सी रहती है। अब ये परेशानी उसकी जो सहेली है नज़्मुन्निसा, जो इसके वालिद के वजीर की बेटी है, इसकी सहेली भी है, और उसके वालिद की, यानी जो बादशाह है, उसके वजीर की बेटी भी है। नजमुन्निसा को इसका दुख, इसका दर्द देखा नहीं जाता।
तो ये भेष बदलकर शहजादे को ढूंढने निकलती है, क्योंकि ये भी राजकुमारी के साथ पली बड़ी है, सहेली और वजीर की बेटी है, तो सीधे अपने रूप के अंदर नहीं जा सकती, अपने असल रूप में नहीं जा सकती। तो ये एक जोगन का रूप लेती है, जोगन के कपड़े पहनती है और बीन लेके जोगन जैसी ये उसे ढूंढने के लिए, शहजादे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। शहजादे को ढूंढती रहती है, जगह जगह भटकती है, जगह जगह भटकती है, इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं शहजादे का पता नहीं चलता। फिर एक बार वो एक ऐसी जगह पहुंचती है कि जो बड़ा खूबसूरत जंगल है, बड़ा खूबसूरत जंगल है। वो असल में जिन्नातों के बादशाह का जंगल था, जिन्नातों के बादशाह का बाग था जो जंगल की शक्ल के अंदर मौजूद था। उस जंगल में वो वहां जाती है ढूंढते ढूंढते, और वहां पर वो अपनी बीन बजाती है। बीन का खूबसूरत, चांदनी रात के अंदर वो बीन बजाती है, अपनी बीन के ऊपर राग किदारा बजाती है, जो एक खूबसूरत राग होता है। और उस राग के बारे में कहा जाता है कि जिन्नात भी उस राग को सुनने के लिए आते हैं और उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं। तो वो ढूंढने के लिए निकल गई नजमुन्निसा, और ढूंढते ढूंढते वो उस बाग में, उस जंगल में पहुंच गई और थक गई। अब एक पेड़ के सामने बैठकर, एक दरख्त के साए में बैठकर, चांदनी रात है, सुबह होने वाली है, सहर से पहले का वक्त है, और वहां बैठकर अपनी वो बीन बजाना शुरू कर देती है। वो चांदनी रात का किस्सा जब नजमुन्निसा ढूंढने निकली थी, वो यहाँ पर बयान किया है, इस जगह पर बताया गया है। तो राजकुमार खो गया है, मिल नहीं रहा है, शहजादी परेशान थी। शहजादी को दिलासा देने के लिए, शहजादी की मदद करने के लिए, शहजादी की सहेली जो उस रियासत के वजीर की बेटी भी थी, नजमुन्निसा, उस शहजादे को ढूंढने निकली है। कई दिन ढूंढने के बाद परेशान हो गई है, आखिर में एक जंगल में पहुंची है, जो बड़ा खूबसूरत जंगल है, बड़े खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर मौजूद हैं। उस जगह पर आ गई तो इसका दिल लग गया है, इसके दिल को अजीब सी कैफियत महसूस हुई। तो ये सुरूर के अंदर बीन बजाना, जो उसके पास बांसुरी है, वो बजाना शुरू कर देती है। और यही किस्सा यहाँ पर इस मसनवी के अंदर बयान किया है। तो पहले हम बुलंदख्वानी करेंगे और उसके बाद इसका मफहूम समझेंगे, तशरीह करेंगे कि इसके अंदर शायर क्या कहना चाहते हैं। वो सुनसान जंगल, वो नूरे कमर, वो बुर्राक सा हर तरफ दश्तो दर, वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत, लगा नूर सा चंद तारों का खेत। दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, खसो खार सारे झमकते हुए, दरख्तों के साए से मैं का ज़ुहूर, गिरे जैसे छन छन के छलनी से नूर। वया के जोगन का मुंह देख कर, हुआ नूर साए का टुकड़े जिगर। गया हाथ से बीन सुन के जो दिल, गए सायाऊ नूर आपस में मिल। गए गए सायाओ नूर आपस में मिल। वो सूरत खुशाई जो उस नूर की, दिल अपने पे साये ने मंजूर की। हवा बंद गई उस घड़ी उस उसूल, बसेरा गए जानवर अपना भूल। बसेरा गए जानवर अपना भूल। ये कुछ अशार उस मसनवी के यहाँ पर दिए हैं। चांदनी रात का यहाँ पर जिक्र किया है। अब यहाँ पर आगे और हैं। दरख्तों से लग लग के बादे सबा, लगी वजद में बोलने वाह वाह। केदारे का आलम ये था उस घड़ी, के थी चांदनी हर तरफ गश पड़ी। यहाँ पर कुछ अशार इस मसनवी के दिए गए हैं। मसनवी सहरुल बयान है, और जैसे मैंने आपको कहानी बताई, नजमुन्निसा बैठी हुई बीन बजा रही है। उससे पहले शायर ने खूबसूरत नज़ारों का जिक्र किया है, मंजर कशी की है खूबसूरती के साथ। उसके बाद उस नजमुन्निसा की बीन की वजह से माहौल पे क्या असर हो रहा है, किस तरह से माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, माहौल के ऊपर जादू सा असर हो रहा है, वो असर भी यहाँ पर बताया गया है। तो अब हम इसके बुलंदख्वानी के बाद अब इसके माने समझेंगे, मफहूम समझेंगे कि इन अशार में शायर क्या कहना चाह रहा है। पहले तो वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि मसनवी के अंदर यहाँ पर रेत और खेत काफिया है, यहाँ पर हुए और हुए, चमकते और झमकते, यहाँ पर रदीफ का भी इस्तेमाल कर लिया। रदीफ हुए और चमकते और झमकते, ये काफिया है। तो हर शेर के अंदर काफिया बदल जाता है, जबकि गजल के अंदर काफिया नहीं बदलता। जिस बहर के अंदर, जिस वजन के अंदर गजल लिखी जा रही है, जिस रदीफ और काफिया के साथ गजल लिखी जा रही है, उसी रदीफ और काफिया के साथ गजल लिखी जाती है। और सारे अशार मुसलसल होते हैं, एक दूसरे का इनमें रब्त होता है, तसलसल होता है, जुड़ाव होता है, और पूरी कहानी अलग अलग अशार के जरिए बयान की जाती है। इर्तिका यहाँ पर साफ नजर आती है मसनवियों के अंदर। मसनवियों में, तवील नज़्म में इर्तिका साफ नजर आती है। तो पहले जंगल का बयान कर रहा है। जंगल के अंदर नजमुन्निसा आ गई है। वो कहते हैं, वो सुनसान जंगल, वो नूरे कमर, वो बुर्राक सा हर तरफ दश्तो दर। कमर यानी चांद, और बुर्राक सफेद। बुर्राक सफेद घोड़े को कहा जाता है, जन्नती घोड़े को कहा जाता है। घोड़े के जैसा जानवर है जन्नती,
उसको बुर्राक कहा जाता है, वो बिल्कुल सफेद होता है, इसलिए सफेद के लिए बुर्राक के मायने ले लिए जाते हैं। दश्त यानी जंगल, बयाबान मैदान, और दर यानी दरवाजा। माने ये है कि हर जगह सफेद नजर आ रही, हर जगह चांद की रोशनी से चमकती हुई नजर आ रही है। शेर में कहते हैं कि सुनसान जंगल है और कमर का नूर हर तरफ फैला हुआ है। नूर यानी चमक, उसकी रोशनी, उसका उजाला, अनवर। कमर यानी चांद, चांद की रोशनी हर ओर फैली हुई है, सुनसान जंगल के अंदर चारों तरफ बहरी हुई है। और सुनसान जंगल के अंदर चांद की रोशनी बुर्राक सी नजर आ रही है, सफेद बुर्राक सा हर तरफ दश्त-ओ-दर नजर आ रहा है। पूरा जंगल सफेद हो गया है, दरवाजा ये रास्ते जो हैं वो सारे के सारे सफेद रोशनी में नहाए हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत नजारे का यहाँ पर जिक्र किया है। वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत, लगा नूर सा चंद तारों का खेत। और उस रोशनी की वजह से मैदान भी उजला हुआ नजर आ रहा है और मैदान के अंदर रेत भी चमकती हुई सी नजर आती है। चांदनी रात के अंदर आप देखेंगे नजारा तो हर चीज आपको चांदनी में नहाई हुई नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी। यहाँ पर रेत भी चमक रही है और रेत चमक रही है तब शायर को ऐसा लग रहा है जैसे नूर लग गया है, नूर आ गया है खेतों के अंदर, रेत के अंदर नूर भर गया है और चांद तारों का खेत बन गया हो। जिस तरह से खेत के अंदर सब्जा होता है और जब खेत चमक रहा है, उसकी चमक की वजह से शायर को खेत ऐसा लग रहा है जैसे खेत के अंदर चांद तारे लगे हुए हैं, चांद तारों को खेतों में बिखरा दिया है। इस तरह का नूर ही नूर हर ओर फैल गया है, हर ओर फैला हुआ है। दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, खसो खार सारे झमकते हुए। रोशनी के अंदर दरख्तों के पत्ते चमक रहे हैं, बड़ी खूबसूरती आबो ताब के साथ चमक रहे हैं। और खसो खार सारे झमकते हुए, झमकना यानी चमकना, झिलमिलाना। खसो खार कांटे और घास फूस जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। खस सूखी घास को कहा जाता है और खार कांटे को कहा जाता है। तो कुदरत की जो भी चीजें उस वक्त मौजूद हैं वहां पर, चाहे वो घास फूस हो, चाहे वो खार हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो रेत हो, वो हर चीज चमकती हुई नजर आ रही है। नूर हर शय पर छाया हुआ मालूम दे रहा है, चांदनी सब तरफ फैल गई है। दरख्तों के साये से मेका ज़हूर, गिरे जैसे छन छन के छलनी से नूर। और दरख्तों के साये से, साया मतलब अंधेरा, छाया। दरख्तों के साये से जो पत्ते बीच बीच में जगह बचती है, उन पत्तों से नूर ऐसा आ रहा है जैसे छन छन के बाहर निकल रहा है। वहां से खूबसूरत चांद का ज़हूर होता हुआ, ज़हूर यानी जाहिर होना, बाहर निकलना। मैं यानी माह का मुखफ़िफ चांद, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद ही जाहिर हो रहा है, चांद ही छन छन के दरख्तों से बाहर आ रहा है। वो दरख्तों से इतनी खूबसूरत लग रही है चांदनी आते हुए कि शायर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी से ये यहाँ पर चांद ही निकल कर आ रहा है। गिरे जैसे छन छन के छलनी से नूर, और इस तरह से गिर रहा है कि जैसे छलनी के अंदर से नूर टपकता हुआ नजर आता है, नूर बहता हुआ नजर आता है। चांदनी रात के अंदर छलनी लगा दो आप, तो छलनी के अंदर से नूर भी छन के बाहर आएगा, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, छोटी छोटी किरणों के अंदर। ऐसा लगेगा जैसे कोई झरना नूर का बह रहा है, नूर बहता हुआ सा नजर आएगा। वयाया के जोगन का मुंह देखकर हुआ नूर साये का टुकड़े जिगर। अब फिर ये होता है और, वह यानी और। अब यहां पर मंजर कशी कर दी, नजारा आपको बता दिया कैसा माहौल है। चांदनी रात है, खूबसूरत नजारा है, चांद अपनी फुल आबो ताब के साथ चमक रहा है और हर चीज को चांद ने रोशन कर रखा है। ऐसे माहौल में वो जोगन बैठी हुई किदारा गा रही है। तो जैसे ही जोगन का मुंह देखा तो नूर और साया दोनों का जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, दोनों शर्मा गए। अभी नूर और साये की खूबसूरती की बात हो रही थी, नूर यानी चमक, रोशनी, और साया यानी अंधेरा। अब यहां पर अंधेरे और उजाले की बात हो रही है। अंधेरा और उजाला, यहां पर मुतजाद लफ्ज का इस्तेमाल किया है। तो शायर जब मुतजाद लफ्ज का इस्तेमाल करे एक शेर के अंदर, तो वहां पर सिनते तजाद पैदा होती है। नूर और साया एक दूसरे के मुतजाद लफ्ज हैं। सिनत, सिनत अशार की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे शेर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो यहां पर एक सिनत पैदा हो गई और सिनत तजाद वो कहलाती है। एक सिनत मुरातुन नज़ीर भी है, उसको भी आप देख लें एक बार, कि जब किसी एक बंद के अंदर, कुछ शेर के अंदर कुछ ऐसे लफ्ज आए जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हों, एक दूसरे से जिनका जुड़ाव हो, लेकिन तशबिया का ताल्लुक नहीं हो,
तशबिया का मतलब है बराबरी करना। जहां बराबरी नहीं हो रही, बात को, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, तो जब एक ही बात को अलग अलग तरीके से पेश किया जाए तो वहां पर जो सिनत पैदा होती है वो सिनत कहलाती है मुरातुन नजीर। कौन सी सिनत कहलाती है? मुरातुन नजीर। खास ख्याल रखना है कि तशबिया का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तशबिया का माना है एक चीज की दूसरे चीज से बराबरी करना। बेटे की खूबसूरती को चांद से बराबरी करना, मेरा बेटा चांद जैसा खूबसूरत है, तो यहां पर बराबरी हो रही है। तो बराबरी अगर हो रही है तो वो तशबिया कहलाएगी, वो मुरातुन नजीर नहीं कहलाएगी। लेकिन अलग अलग नामों से एक ही चीज को पुकारा जाए, जैसे यहां पर नूर कमर, चांद का नूर, और चांद का नूर, और यहां पर उसके बाद उसको बोला है, फिर से नूर लिया है यहां पर चांद के लिए नूर। और इसके बाद और है, वो उजला सा मैदान चमकती सी रेत, लगा नूर सा चांद तारों का खेत, दरख्तों के पत्ते चमकते हुए। बुर्राकसा, बुर्राकसा हर तरफ, बुर्राकसा यानी चमकता हुआ, तो ये भी नूर के लिए इस्तेमाल किया गया है। चमकते हुए नूर को हर तरह से कहा जाता है। मैं का जहूर, मैं का जहूर यानी चांद का जहूर, ये भी कमर के नूर के बारे में कहा जा रहा है, चांद का जाहिर होना। और छलनी से नूर का गिरना, ये भी इसी तरह से मुनासिबत आ रही है। तो ये एक तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, छलनी से नूर का गिरना, मह का जहूर होना, और साथ में नूर कमर और बुर्राकसा और फिर नूर सा। तो सब नूर के बारे में बात कर रहे हैं, चांद की चमक के बारे में बात कर रहे हैं, चांद की रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनको तशबिया का ताल्लुक यहां पर नहीं दिया गया है। तो जब इस तरह की बात पैदा हो, इस तरह से कई अल्फाज एक नज्म में, कुछ अशार में, एक बंद में शामिल किए जाएं, तो वहां पर जो सिनत बनती है वो सिनत मुरातुन नजीर कहलाती है। तो यहां पर मुरातुन नजीर दे रखी है। यहां का मैंने मतलब बताया आपको, दिया ये कि जोगन का मुंह देखकर हुआ नूर साये का टुकड़े जिगर। तो नूर और साये दोनों का जिगर जो है टुकड़े टुकड़े हो गया, दोनों का दिल टूट गया। क्यों दिल टूट गया? जोगन की खूबसूरती देखकर, जोगन का मुंह देखकर। जोगन कौन है? नजमुन्निसा। ये जोगन का भेष बदल कर आई है, जोगन के कपड़े बदल कर आई है। असल में जोगन नहीं है, ये वजीर की बेटी है, शहजादी की सहेली है, और शहजादे को ढूंढने आई है जोगन का भेष बदल कर। लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ा दिलकश इसका चेहरा है, बड़ी हसीन और जमील है। तो इतनी खूबसूरत जो लड़की इनके बीच में आई है, तो यहाँ पर खूबसूरती का जिक्र शायर इस तरह से कर रहे हैं कि नूर और साये, अंधेरे और उजाले का दिल भी चकनाचूर हो गया, उनका दिल भी इसी खूबसूरती देख के टूट गया। गया हाथ से बीन सुनकर जो दिल, गए साया हो नूर आपस में मिल। गया हाथ से बीन सुनकर जो दिल, और वो बीन बजा रही थी बैठी हुई, केदारा धुन उस बीन के ऊपर बजा रही थी। तो ये कहते हैं कि बीन सुनकर उनका दिल हाथ से निकल गया। वो उसके ऊपर, कौन? नूर और साया, अंधेरा और उजाला जोगन के ऊपर फिदा हो गए, जोगन के ऊपर अपना दिल लुटा बैठे, अपना दिल उसे दे बैठे। तो यहां पर उनका दिल अपने हाथ से छूट गया, हाथ से दिल निकल गया। यहां हाथ से दिल निकलने का मतलब इश्क कर बैठना, जान दे बैठना। गए साया हो नूर आपस में मिल, और अब उनको अपने एक दूसरे के अलहदगी के बारे में पता नहीं चला। साया और नूर एक दूसरे के जद हैं, कभी नहीं मिलते हैं, दोनों में से एक ही का वजूद रह सकता है, या तो साया रह सकता है या नूर रह सकता है। लेकिन यहाँ पर ये शायर मुबालगा आराई कर रहे हैं, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हुए कहते हैं कि जब उसकी बीन सुनी, जोगन की बीन सुनी और जोगन की खूबसूरती देखी, तो दोनों का अपने दिल पर काबू नहीं रहा और दोनों मिलकर एक हो गए, साया और नूर मिल गए, अंधेरा और उजाला मिल गए। वो सूरत खुश आई जो उस नूर की, दिल अपने पे साया ने मंजूर की। अब यहां पर दोनों की जाहिरी कैफियत जाहिर कर रहे हैं, कैफियत बता रहे हैं, खुश आना, पसंद आना। वो सूरत खुश आई जो उस नूर की, वो नूर की पसंद आने वाली सूरत, नूर की खूबसूरत सूरत, दिल अपने पे साये ने मंजूर की। साये ने उस सूरत को अपने दिल में बैठा लिया, साये ने नूर को अपने दिल में बैठा लिया, उसकी खूबसूरती देखकर, जोगन की खूबसूरती देखकर। तो अब नूर और साया दोनों एक हो गए। हवा बंद गई उस घड़ी उस असूल, बसेरा गए जानवर अपना भूल। और उस घड़ी का, उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं कि जब नूर और साया दोनों आपस में मिल गए, तो जब दोनों मिल गए तो हवा भी खड़ी की खड़ी रह गई। उसूल मतलब तौर तरीका। हवा का उसूल क्या है? हवा चलती रहती है, हवा रुकती नहीं है।
लेकिन हवा भी अपना तरीका भूल गई, एकदम खड़ी रह गई, बगैर हिले डुले देखने लग गई कि ये क्या हुआ। नूर और साया आपस में मिल गए। बसेरा गए जानवर अपना भूल, और जानवर जो परिंदे चरिंदे वहां पर मौजूद थे वो अपना ठिकाना भूल गए, अपना बसेरा भूल गए। बसेरा रात को ठहरने की जगह। सभी उस नजारे के अंदर खो गए, सभी उस मंजर में खो गए जो उस वक्त वहां पर नजर आ रहा है। उस चांदनी रात में खूबसूरत दिलकशी के बीच में वो जोगन अपनी बीन बजा रही है। उस बीन की वजह से अंधेरा और नूर आपस में मिल गए, और जितने भी जानवर थे वो सब उसके ऊपर रागिब हो गए, सब उसके ऊपर निसार हो गए। और अंधेरा और नूर के मिलने की कैफियत देखकर हवा भी रुक गई है, हवा ने भी चलना बंद कर दिया है। दरख्तों से लग लग के बादे सबा, लगी वजद में बोलने वाह वाह। दरख्तों से लग लग के बादे सबा यानी सुबह की हवा। बादे सबा सुबह की हवा। सबा यानी सुबह होती है, और बाद यानी हवा होती है। बादे सबा दरख्तों से लग लग कर रुक गई, दरख्तों से लग लग कर ठिठकती हुई मालूम होती है, रुकती हुई मालूम हो रही है। और लगी वजद में बोलने वाह वाह। वजद यानी मस्ती में, बेखुदी की हालत में, बेख्तियारी में, कि अपने आप ही मन से निकल जाए, इंसान झूम पड़े। तो यह हवा भी झूम गई और बेख्तियार इसके मन से निकलने लग गया वाह 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 वाह। हवा भी इस मंजर से, इस दिलकश मंजर से, उनके मिलने से खुश हो रही मालूम हो रही है। केदारे का आलम ये था उस घड़ी, के थी चांदनी हर तरफ गश पड़ी। किदारे का आलम ये था उस घड़ी। किदारे जो बीन के ऊपर वो धुन बजा रही थी जोगन, वो जोगन की बजाई हुई धुन इतनी खूबसूरत थी, इतनी दिलकश थी कि ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात, चांदनी जो है उसकी बीन की धुन सुन के गश खाकर पड़ी हुई है, बेहोश हुई पड़ी हुई है। असल में चांदनी फैली हुई है। यहां पर एक और सिन्नत पैदा हो रही है, वो सिन्नत है हुस्न तालील। एक काम की वजह, एक काम की असल वजह ना बताकर कोई और ही वजह बताई जाए। चांदनी रात है, चांदनी फैली हुई है, पूरी तरफ फैली हुई है, बिखरी हुई है चांदनी जमीन के ऊपर, खूबसूरत नजारा है। लेकिन शायर बिखरी हुई नहीं कह रहा, शायर कह रहा है कि चांदनी केदारे का सुनकर, केदारे की धुन सुनकर बेहोश होकर गिरकर पड़ गई है। यहां मुबालगा आ रही हो, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर। तो जो असल वजह है वो वजह बयान नहीं की जाती, कुछ और ही वजह बयान की जाती है। केदारे का आलम ये था उस घड़ी, यानी केदारे का आलम, उसकी धुन की खूबसूरती की वजह ये थी उस घड़ी, यानी उस वक्त इतनी खूबसूरती से धुन बज रही थी, यह आलम था। माहौल में ऐसी मदहोशी छा गई थी कि चांदनी भी हर तरफ गश खाकर पड़ी हुई थी। जबकि चांदनी, चांदनी रात है, चांद की रोशनी नीचे आएगी जमीन पर, वो फैल जाएगी। लेकिन शायर कहता है कि चांदनी गश खाकर पड़ी हुई थी, बेहोश हुई हुई चांदनी वहां पर पड़ी हुई थी। और ऐसे इस शेर में भी हुस्न तालील पैदा हो रही है। दरख्तों से लग लग के बादे सबा, सुबह की हवा दरख्तों से लग लग कर वजद में वाह वाह बोल रही थी। हवा चलती है तो सर्राटे की हवा आती है, और हवा बेखौफ होकर इधर से उधर चलती है, जो उसकी कुदरती तौर तरीका है उसके ऊपर चलती है, उसी के मुताबिक वो चलती है। तो हवा तो अपना काम कर रही है, चल रही है, लेकिन उसके चलने को शायर कह रहे हैं कि वो भी बीन की आवाज सुनकर, किदारे की धुन सुनकर वजद में आकर चल नहीं रही है, वजद में आकर वाह वाह कर रही है। तो यहाँ पर सिनत पैदा होती है हुस्न तालील। ये सिनतें आपको याद रखनी है, आपको अपने नजर में रखनी है। ये यहाँ पर हमने बुलंद ख्वानी की, और उसके बाद हमने माने समझे कि इन अशार में शायर क्या कहना चाह रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे दिखाए हैं, चांदनी रात का मंजर बयान किया है, और चांदनी रात के मंजर बताने के बाद इसने जोगन की खूबसूरती की तारीफ की है, और जोगन की खूबसूरती के बाद माहौल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से उजाला और अंधेरा मिल जाता है, किस तरह से जानवर और हवाएं उनके ऊपर दिल छिड़कने लग जाती हैं, माहौल किस तरह से जोगन के हुस्न के ऊपर फिदा हो जाता है, वो आगे के अशार के अंदर इन्होंने बताया है। तो आगे आते हैं। अब हम इसकी जो तशरीह आपकी किताब में दी गई है उस तशरीह का मुताला करेंगे, समझेंगे, और जो पैगाम है शायर का, जो मैसेज और जो तशरीह जो होगी जिस तरीके से, वो तरीका आपको सीख लेना है। वो सुनसान जंगल, वो नूरे कमर, वो बुर्राक सा हर तरफ दश्तो दर, वो उजला सा मैदान चमकती सी रेत, लगा नूर सा चंद तारों का खेत, दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, खसो खार सारे झमकते हुए, दरख्तों के साये से मैं का ज़हूर, छलनी से गिरे जैसे छन छन के छलनी से नूर। मसनवी के इस हिस्से में उस वक्त का बयान है जब वजीरजादी नजमुन्निसा
शहजादी बद्र मुनीर की मदद करने के लिए शहजादे बेनसीर को ढूंढने के लिए निकलती है। ये पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ कि शहजादा कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ गुम हो गया था, फिर शहजादी कौन थी और ये नजमुन्निसा कौन थी, किस तरह से ये ढूंढने के लिए निकलती है। पूरा किस्सा मैंने आपको बयान किया गया है। आगे वाला भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार हम इसका मुताला कर लें, तशरीह कर लें, इसके बाद इस यानी जो हिस्सा हमने मुताला किया है उसके बाद क्या होता है वो हिस्सा भी मैं अभी आपको बता दूंगा। दरअसल शहजादे के गुम होने से शहजादी बहुत परेशान है, इसलिए नजमुन्निसा जोगन का भेष बनाकर शहजादी की तलाश में निकली है। वो रात के वक्त एक जंगल में पहुंच गई है। जंगल के सन्नाटे में जोगन अपना दिल बहलाने के लिए अपनी बीन पर राग केदारा बजा रही है। एक राग होता है और बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलकश राग ये केदारा होता है। इन अशार में शायर ने चांदनी रात में जंगल का खूबसूरत मंजर पेश किया है। शायर एक ऐसे जंगल का जिक्र कर रहा है जहां हर तरफ खामोशी छाई हुई है। आसमान पर चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, जिसकी रोशनी से सारा जंगल जगमगा रहा है। मैदान में फैली हुई रेत के जर्रे चांदनी में ऐसे चमक रहे हैं जैसे बेशुमार छोटे छोटे चांद जमीन पर उतर आए हैं। चांदनी की वजह से जंगल की हर चीज यानी पेड़ पौधे, घास फूस और फल फूल, कांटे वगैरह नूर में नहाए हुए मालूम हो रहे हैं। इस घने जंगल के पत्तों से चांदनी इस तरह छन छन कर जमीन तक आ रही है जैसे छलनी से नूर छन रहा हो। चांदनी रात के नज़ारों का जिक्र किया है, बड़ी खूबसूरती के साथ जिक्र किया है। तरह तरह के इस्तिआरों के साथ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चांदनी नजर आ रही है। पेड़ों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर छनती हुई नजर आ रही है, छलनी से छलती हुई नजर आ रही है, घास फूस के ऊपर फैली हुई चमकदार चांदनी नजर आ रही है। खेतों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे चांद तारे बिछ गए हैं। रेत ऐसे चमक रही है जैसे जर्रे जर्रे के अंदर जान आ गई हो, जर्रे जर्रे के अंदर रोशनी आ गई हो। तो बहुत खूबसूरती से आपने मंजर कशी की है और यही मीर हसन के बयान की खूबसूरती है। मंजर इस तरह से बनाते हैं कि नज़ारे हमें सामने नजर आने लगते हैं, हम महसूस करने लगते हैं कि ये चीज भी हम देख रहे हैं। अगला बंद है, कुछ अशार यहाँ पर शामिल हैं, 3 अशार। वया ये कि जोगन का मुंह देख कर हुआ नूर साये का टुकड़े जिगर, गया हाथ से बीन सुनकर जो दिल, गए साया ओ नूर आपस में मिल, वो सूरत खुशाई जो उस नूर की, दिल अपने पे साये ने मंजूर की। इसकी तशरीह, इन अशार में शायर जोगन के हुस्न की तारीफ करते हुए कहता है कि समझ में नहीं आता कि जंगल में फैली हुई चांदनी का कमाल है या रात के सन्नाटे में अकेली बैठी हुई अपनी बीन पर रागनी केदारा बजा रही जोगन के हुस्न का जादू है कि हर चीज चांदनी में नहाई हुई मालूम हो रही है। अब वो चांदनी रात का मंजर बयान कर रहे हैं, उसी वक्त वहां पर वो जोगन नजमुन्निसा भी मौजूद है जो जोगन का रूप धरे हुए बैठी हुई है। अपनी बीन बजा रही है क्योंकि परेशान हो गई, थकी हारी है, ढूंढते ढूंढते शहजादे को काफी दिन से चल रही है। शहजादा नहीं मिला, इस खूबसूरत बाग के अंदर आई है, इस खूबसूरत जंगल के अंदर आई है, चांदनी रात है, तो दिल को बहलाने के लिए उसने अब खुद की बीन बजानी शुरू कर दी और बड़ी खूबसूरत धुन बीन के ऊपर केदारा बजा रही है। तो उसकी वजह से, उस बीन की वजह से माहौल की जो खूबसूरती थे उसमें भी 4 चांद लग गए हैं। माहौल की खूबसूरती में और इजाफा हो गया है। पहले ही माहौल बड़ा दिलकश था, बड़ा खूबसूरत माहौल था, अब वो और ज्यादा खूबसूरत हो गया है और ज्यादा दिलकश हो गया है। तो शायर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि माहौल चांद की वजह से हो रहा है, चांदनी की वजह से हो रहा है, या उस जोगन के बीन बजाने की वजह से माहौल खूबसूरत हो रहा है। जोगन के हुस्न का असर यह है कि साये का जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया है, यानी साया तारीकी काफूर हो गई है और हर तरफ उसके हुस्न का नूर फैला हुआ है और उसकी बीन में कुछ ऐसा जादू है कि साये और नूर को अपने दिल पर काबू नहीं रहा और दोनों एक दूसरे की जिद होने के बावजूद आपस में मिल गए। यहाँ पर ये चीज की तरफ इशारा किया है कि दोनों उसको देखने के लिए, जोगन जो बीन बजा रही है उसको देखने के लिए आमने सामने आ गए, एक साथ आ गए, जबकि नूर और साया यानी अंधेरा एक साथ कभी नहीं आते। जहां नूर होगा वहां साया नहीं होगा और जहां साया होगा वहां नूर यानी चमक नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के ज़द हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती देखने के लिए, उसके बीन सुनने के लिए, उसका हुस्न देखने के लिए जोगन का, दोनों एक जगह आकर खड़े हो गए तो दोनों मिलते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। नूर और साया दोनों आपस में मिल गए हैं और यही बात शायर भी कह रहे हैं कि दोनों जिद हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, मुतजाद हैं, लेकिन फिर भी एक जगह पर आ गए। और साये को ये खूबसूरत जोगन इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने दिल में बैठा लिया, यानी अंधेरा उजाले में तब्दील हो गया। बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर बयान किया है चीजों को। हवा बंद गई उस घड़ी उस असूल,
बसेरा गए जानवर अपना भूल, दरख्तों से लग लग के बादे सबा, लगी वजद में बोलने वाह वाह। केदारे का आलम ये था उस घड़ी, कि थी चांदनी हर तरफ गश पड़ी, कि थी चांदनी हर तरफ गश पड़ी। चांदनी गश में डूबी हुई मालूम हो रही, बेहोश पड़ी हुई नजर आ रही है। मसनवी के इन अशार में शायर ने केदारे रागिनी के सहर का जिक्र किया है। सहर का मतलब जादू। उस रागिनी के अंदर, उस केदारे की धुन के अंदर, बीन के धुन के अंदर जादू जैसा एहसास है। हर तरफ फजा के ऊपर जादू कर दिया है। वहां पर जानवर, चरिंदे, परिंदे सब उसके अंदर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। शायर कहता है कि नजमुन्निसा अपनी बीन पर निहायत महारत और पुरअसर अंदाज में केदारा बजा रही थी, और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने हर चीज पर एक जादू कर दिया हो। जानवर मशहूर होकर अपने घरों का रास्ता भूल गए। मशहूर मतलब जादू के असर में आकर, शहर में डूबकर, क्योंकि बीन के अंदर जादू जैसा असर है। हवा मस्ती के आलम में वाह वाह करके दाद दे रही है, और चांदनी का तो यह आलम है कि वो उस राग के असर से अपनी सुध बुध खो बैठी थी और बेहोश के आलम में हर तरफ बिखरी हुई थी। मुबालगा आराई कर रहे हैं, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बात बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बन पड़ी है। वो जो राग केदारा बजा रही है, तो उस राग केदारे ने सबको अपने आसेब में गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जादू कर लिया है। चरिंदे परिंदे वहां पर आकर बैठ गए हैं। हवा वहां पर मौजूद है, हवा चलने का नाम नहीं ले रही है। हवा जो अपने तरीके हैं उसको भूल गई है। जो चांदनी है वो बेहोश होकर गश खाकर वजद में पड़ गई है, गिर गई है। उसको अपने होश नहीं है चांदनी का कि क्या यहाँ पर हो रहा है। इतनी खूबसूरत धुन उसकी राग केदारे की बज रही है। तो यहां तक ये किस्सा हमारा दिया गया है। अब आगे का किस्सा एक बार आप सुन लें ताकि आपको याद हो जाए, और फिर आप कोशिश करें कि सहरुल बयान आपको मिल जाए तो आप अच्छी तरह से उसको मसनवी के अंदाज में पढ़ें। ये धुन बजा रही है, केदारा बजा रही है बीन, हर मशहूर है, सबके ऊपर जादू हो गया है, सबके ऊपर सहर हो गया है। उसी वक्त वहां पर एक जिन्नातों के बादशाह का भी काफिला वहां से गुजरता है, जहां पर उस काफिले का जो सरदार था वो जिन्नात के बादशाह का बेटा फिरोज था। तो फिरोज शाह वो जब इस केदारे को सुनता है तो वो भी मशहूर हो जाता है, उसके ऊपर भी जादू सा असर आता है। वो नीचे उतरता है और वो अपने धुन बजाने में, बीन बजाने में आंखें बंद करके मस्त है। उसको भी कुछ ख्याल नहीं है जोगन को। और वो बादशाह का लड़का, जिन्नातों का लड़का फिरोज शाह उसके कदमों के सामने आकर बैठ जाता है और उसके पैरों पर सर रख के रोने लगता है। जब तक वो बजाती रहती है वो रोता रहता है। अब जब वो देखती है आंख खोलकर तो सामने कोई शख्स उसके रो रहा है। वो उसे चुप कराती है, पूछती रोने का सबब। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी इस बीन के अंदर खो गया था, अपने होश आवाज खो बैठा था, मैं वजद के अंदर रोना मेरा जारी हो गया था, मेरा खुद के ऊपर काबू नहीं रहा था। तो ये बीन मुझे सुनाओ, मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, ये धुन मुझे और सुनाओ। वो धुन उसको और सुनाती है तो फिर वो रोना शुरू कर देता है और वो रोता ही रहता है। काफी वक्त बाद वो धुन बंद करती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के हालचाल जानते हैं। बताता है कि मैं यहाँ पर इस बाग का मालिक, इस जंगल के मालिक बादशाह का बेटा हूँ जो जिन्नातों का सरदार है। फिरोज शाह मेरा नाम है। यहाँ से गुजर रहा था मैं और तुम्हारी मैंने बीन सुनी, केदारा सुना, तो इसने मुझ पर जादू का असर किया और मैं यहाँ पर तुम्हारे कदमों के अंदर आके पड़ गया हूँ। अब तुम मुझे अपना गुलाम बना लो, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ, तुम्ही से मैं मोहब्बत में, तुम्हारी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। और तुम्हारा हुस्न वगैरह की तारीफ करता है। जोगन को ये बात समझ में आती है कि फिरोज शाह जो जिन्नात के बादशाह का बेटा है, देवों के बादशाह का बेटा है, अब मेरे हुस्न में, मेरे इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और जो मैं ये कहूंगी वो ये करेगा। तो वो जोगन भी उसे अपना हाल सारा बयान कर देती है, सारी सच्चाई बता देती है कि मैं नजमुन्निसा हूँ, शहजादी जो मेरी मालकिन है, उसका जो शहजादा है जिससे वो मोहब्बत करती थी वो कई दिन से गायब है, आया नहीं उसके पास, उसको ढूंढने के लिए मैं निकली हूँ। तो तुम मेरी मदद करो, उसको ढूंढो, तो मैं जैसा कहोगे तुम्हारी मुराद पूरी होगी, जैसा तुम कहोगे वैसे मैं करूंगी। उसी वक्त फिरोज शाह हुक्म देता है अपने जिन्नातों को, अपने देवों को कि जाओ और उसको बादशाह के लड़के को, शहजादे को ढूंढ कर लेकर आओ। पूरे के पूरे जिन्नात सारे निकल जाते हैं, पूरी फौज निकल जाती है ढूंढने के लिए। जगह जगह चप्पा चप्पा ढूंढते हैं, जंगल, रेगिस्तान वगैरह हर जगह देखते हैं, और आखिर में एक रेगिस्तान के कुएं के अंदर वो चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं। पत्थर ऊपर रखा हुआ है, पत्थर हटाते हैं, उन देवों को भगाते हैं वहां से जो उसका पहरेदार थे, और देखते हैं तो अंदर वही शहजादा कैद था। उस शहजादे को लेते हैं और लाकर ये फिरोज शाह के पास, वहां पर जोगन के पास ले आते हैं। वहां पर वो अपना किस्सा सुनाती है और उनको लेकर वो शहजादी के पास जाते हैं और दोनों वहां पर उनको मिला देते हैं। और फिर इनके ये दोनों, शहजादी और शहजादा मिल गए, फिरोज शाह और नजमुन्निसा भी मिल जाते हैं।
दोनों के वालिदैन की मर्जी से दोनों की मोहब्बत के कामिल होती है, तकमील को पहुंचती है, दोनों की शादी करा दी जाती है। फिरोज शाह और नजमुन्निसा की और शहजादा बेनज़ीर और बद्र मुनीर की शादी हो जाती है, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। और बाद में इसके असल वालिदैन जो शहजादा गायब हुआ था 12 साल की उम्र में, वो भी इनके मिल जाते हैं और वो भी इनकी शादी बड़ी धूमधाम से दोबारा करते हैं। और इस तरह हमारी कहानी सहरुल बयान मुकम्मल हो जाती है। बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ी दिलचस्पी के साथ आप पढ़ेंगे इसको। एक बार अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मन नहीं हटेगा आपका, इसको पढ़ते ही रहेंगे। जादू जैसा असर है इसके अंदर, शहर जैसा असर है, जैसा ये बताया गया है बिल्कुल हकीकत है, वही असर इस मसनवी का हमारे जहनों के ऊपर होता है। तो कोशिश करें आप कहीं से आपको मिल जाए इंटरनेट के ऊपर या आपकी लाइब्रेरी के अंदर कहीं, तो आप इसको ख़रीदें या लें और उसको आप पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। एक हिस्सा जो मसनवी का यहाँ पर दिया है, चांदनी रात का मंजर, इसका हमने मुताला किया, इसको हमने पढ़ा है, तशरीह की है। इससे मुतालिक सवालों की आप तैयारी कर लेना। मीर हसन के बारे में आपको और पढ़ना है, उनके बारे में भी आपको जो तर्ज तहरीर है, खुसूसियात कलाम है, ख़ास तौर से पढ़ना है, ताकि अगर उनमें से कोई सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर आप जवाब दे दें। ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अलविदा।